ओके जनाब। सो आ जाओ। पावर की सिंपल सी डेफिनेशन पूछ रहे, बेकार बेकार से क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे शुरू में। सही है। रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके। या तुम कह सकते हो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। या वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके। सो ये सब तुम कह सकते हो, राइट। पावर का शो करना है। सो तुम कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी कह दो। अच्छा, उसने कहा कि यूज द डेफिनेशन। अच्छा याद रखो प्लीज, जब उसने कहा है कि यूज द डेफिनेशन ऑफ पावर, ओके, तो पावर की डेफिनेशन ये कभी भी नहीं होती है, ओके। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ पावर, ओके। इफ यू यूज दिस वन नहीं मिलेंगे मार्क, ओके, बी केयरफुल, सही है ना। पावर की डेफिनेशन ये नहीं होती है। पावर कैन ओनली बी डिफाइंड विद द वर्क डन ओवर टाइम और द एनर्जी ओवर टाइम, ओके। सो वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ओके, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 एंड टाइम इज जस्ट सेकेंड। सही है। सो तुम्हारे पास आ जाएगा। यहाँ पे तुमने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। एंड ये जो पावर लिख रहे हो ना, इक्वल टू पावर, ये भी मेंशन करना है, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है, नहीं करोगे तो उसका भी नंबर काट लेगा वो बदबख्त। सही है। एंड एस, सो दैट प्लीज यू टू पावर इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ओके। चलो आ जाओ भाई। वजी जरा रीड कर लोगे क्वेश्चन आगे वाला। जी सर। सो के उठ रहा है दी क्या अभी अभी? नहीं नहीं भाई, मैं पढ़ रहा था। अच्छा। ओके ओके। P4. The intensity I of a sound wave moving through a gas is given by equation, where F is the frequency of the wave, A is the amplitude of the wave, V is the speed of the wave, K and K is constant that depends on the gas. ओके। Determine the S1 definition of K. सही हो गया। अच्छा जी, उसने कहा भाई कि इंटेंसिटी। अच्छा, इंटेंसिटी आपके पास होता है पावर पर यूनिट एरिया, ओके। सो इंटेंसिटी इज पावर पर यूनिट एरिया, ओके। और पावर अभी आपने निकाला, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -3 डिवाइडेड बाय एरिया आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर, राइट। सो kg जस्ट सेकेंड -3, ओके। ये आ गया इंटेंसिटी, सही हो गया। एम्पलीट्यूड इज जस्ट मीटर, ओके। एंड स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड एंड k इज अ कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ऑन द गैस, ओके। सही है। सबसे पहले k को सब्जेक्ट बना लोगे और फिर सॉल्व कर लोगे, राइट। फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है सेकेंड -1, एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इज इक्वल टू के, ओके। सो इंटेंसिटी की जगह आपने रख लिया एंड एफ की जगह आपके पास आ गया सेकेंड -1 का होल स्क्वायर मीटर होल स्क्वायर एंड मीटर्स पर सेकेंड। ओके। सो अच्छा जी, अगर हम सिंप्लीफाई करना शुरू करें, सो सेकेंड 3 डिनोमिनेटर के अंदर वी हैव मीटर क्यूब, ओके, एंड सेकेंड -3। सही हो गया ना, ऐसे ही आ रहा है। सेकेंड स्क्वायर है सेकेंड, हाँ जी। Yes sir. एंड दिस मेक्स kg m -3 and s6। यार ऐसा शो मौसम हो रहा है यार, कसम खुदा की क्या बोलूं मैं। ओए होए 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 कहाँ लेवल। पर? क्या घर पे, यहाँ पे, इधर तुम्हारी तरफ भी हो रहा होगा यार, नहीं? आसपास ही तो रह रहे। कैसे हो सकता है भाई, धूप हुई है। हाँ। नहीं भाई, लेवल हल्के हल्के बादल से आ रहे हैं। सर वो हमारे गुना ज्यादा है ना। अच्छा। अरे यार तुम तो सीरियस ही हो गए। ओके। अच्छा ये आ रहा है, सबका आ रहा सर है एस भाई। माइनस थ्री ऊपर नीचे करनी एस क्या? है। S-3 ऊपर और नीचे कट नहीं रहा। ओए चमाट पड़ेगा। अच्छा सॉरी, माय बैड माय बैड। मैंने नेगेटिव लगाना भूल गया, सॉरी। हाँ जी, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके परफेक्ट हो गया। आ जाओ भाई। खनसा बहुत दिनों बाद आई है। खनसा मुश्किल क्वेश्चन आ गया तुम्हारे लिए, रीड करोगे प्लीज? A rigid uniform beam of weight is connected to a fixed support by a थोड़ा तो hinge करीब आके actuated by बोलो यार, आवाज ही नहीं आ रही। sir, बिल्कुल आगे हूँ. As shown in ओके। figure 2.1, a compressed spring exerts a total force of 8.2 Newton vertically upwards on the horizontal beam.
A block of weight 0.3 Newton rests on the beam. The right hand end of the beam is connected to the ground by a string at the angle of 30 degrees to the horizontal. The tension in the string is 4.8. The distance along the beam are shown in figure 2.1. The beam is in equilibrium. Assume that the hinge is frictionless. Show that the vertical component of the tension in the string is 2.4 Newton. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट निकालने हैं, क्या हो जाएगा? Sine, नीचे वाला sine. साइन हो जाएगा, परफेक्ट हो गया, सही है। सो 4.8 साइन 30, वेरी गुड है, सही है। सो 2.4 हो जाएगा, सही। 4.8 साइन 30, सही, गिव्स यू 2.4। आगे आ जाइए। By taking moment about the hinge to determine the weight of the beam. अच्छा, उन्होंने कहा हिंज से लेना है, ओके। कितनी फोर्सेस लगा रहे हैं? एक फोर्स तो ये है, this force produces a clockwise moment, this force produces a clockwise moment, this force will also produces a clockwise moment, this one produces anti-clockwise moment। इतनी सारी फोर्सेस कैसे हो सकता है ये? इन्होंने कहा बाय द वे द वेट इज रेस्ट ऑन द बीम, ओके, दिस मीन इक्विलिब्रियम पे तो है, ओके। एंड इन्होंने स्प्रिंग का कुछ नहीं बताया हुआ। a compressed spring exerts a total force of, ओके, इन्होंने बता दिया 8.2 न्यूटन की, सही हो गया, आसान हो गई कहानी, आसान हो गई। अच्छा जी, कंसा क्या करेंगे बताओगे प्लीज, कुछ तो बोलो यार। Clockwise moment is equals to anti-clockwise करेंगे. ओके, क्योंकि वो रेस्ट पे है, राइट, और 8.2 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और बाकी जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज है, राइट। Yes. सो सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट, ओके। एंड जो एंटी क्लॉकवाइज है, अच्छा, कितने डिस्टेंस पे लग रही है? 8.2 Zero. 0.5 पे, राइट। 8.2 इज एक्टिंग एट 0.5, ओके। क्या तुम लोग को मेरी आवाज़ सही आ पा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ ये तो बहुत कम होगी, अल्लाह जाने, लेट मी चेक। सही आ रही है सर। सही है। और खंसा की नहीं आ रही ना तुम लोग को भी, या तुम लोग को आ रही है सही, मुझे नहीं आ पा रही? जो आ रही है। ओके, चलो खैर है, सही सही। ओके, सो ये आ गया। अच्छा जी, वेट हमें नहीं पता। सो वेट, अच्छा खंसा बता सकते हो वेट पे कितना, कितने का डिस्टेंस लग रहा है, या कितने डिस्टेंस पे वेट लग रहा है? 0.6. 0.6, गुड हो गया, 0.6। अच्छा जी, और जो ब्लॉक है 0.3, ये कितने पे लग रहा है? जस्ट यू नीड टू ऐड देम ऑल। सो 0.2, 0.1, 0.5, 0.8, ओके, प्लस 0.3 इंटू 0.8, ओके, एंड देन प्लस 4.8, ओके, इंटू, नहीं, 2.4 इंटू, सबको ऐड अप कर दो, 0.6, 0.6, 1.2, ओके। सो 2.4 इंटू 1.2, सही हो गया। सॉल्व कर लो भाई। सर वो जो स्ट्रिंग्स है वो उसकी डायरेक्शन आपने कैसे डिटरमाइन की? क्या मतलब? वो तो ऊपर कोई होगी हमेशा, वो नीचे को कैसे हो सकती है? बता दो। नहीं, वो जो उस तरफ है। इन्होंने दे रही है। जी। अब तो आपको क्या लग रहा है कि ये यूं घुमा देगी? ऐसे भी सोच रहे हो? नहीं। ब्रो, बेसिकली जितनी भी, अगर अगर तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, सही है। अगर तो कोई भी फोर्स उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, पिवट 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 जो है ना, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, सही है। अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे फोर्स लग रही है तो वो वो क्लॉकवाइज घुमाएगी, ऊपर कोई भी फोर्स लग रही है ना, किधर को भी लग रही है, वो क्लॉकवाइज घुमा देगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगी, समझ रहे हो? तो बस हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, तुम्हें पता चल जाएगा जितनी भी फोर्सेज नीचे है वो सारी की सारी क्लॉकवाइज घुमा रही होंगी, सेट है। ओके सर। सही है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मतलब है कि परपेंडिकुलर लाइन, मतलब पिवट्स के पैरेलल होनी चाहिए बस। सही, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अगर कोई वर्टिकल वाला सिस्टम है, फोर्सेज यूं लग रही है सारी, राइट, तो तुम्हें ये लाइन बनानी पड़ेगी, राइट। तुम्हें देखना पड़ेगा जो फोर्सेज इधर आएंगी वो सारी की सारी यूं घुमाएंगी, जो फोर्सेज उधर आएंगी वो सारी की सारी यूं घुमाएंगी, क्लियर हुआ? अच्छा जी, ठीक है। बता दो भाई, कोई अल्लाह का नेक बंदा बता दो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन सा पेपर है? सलाम, अल्लाह, तू कैसा है भाई, कैसा आना वो? 6.
सर वो नमाज पढ़ने गया था। अरे मालिक, फुल मुसलमान चल रहे हो यार तुम लोग। अच्छा जी, ये समर ट्वेंटी नहीं थ्री है। सर, पहले भी ओके। मुसलमान थे। अच्छा ऐसा था, अरे यार मतलब मैं ही काफिर था पहले से। ओहो। अच्छा। सर कौन सा पेपर है? सो 23-21, समर 23, वेरिएंट 21। अच्छा जी, कितना आंसर आया भाई? मुझे आवाज़ नहीं आई कंसाब की। 1.63. 1.60, मैंने ऐसा सुना है। 3. फिर 3. अच्छा 63। ब्रो कोई सो रहा है क्या आसपास? कुछ नहीं कर सकते, अच्छा जी। लेट मी सी, ये बदतमीजी कर वन देगा। पॉइंट हाँ जी। 1.6 या 1.63 आ रहा है या 6 ही आ रहा है? 6333 आ रहे, लेकिन राउंडेड 63। ओके ओके, 1.6 कर वन लेते हैं पॉइंट ना। 2SF पे ले जाते हैं, ओके। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मांग रहे हैं, तुम क्या कर दोगे? 4.8 एंड देन cos 30, राइट? एंड 4.8 cos 30 कितना आएगा? √3/2 कितना बनता है भाई? हाउ मच? 4.15। 4.2 आ जाएगा, परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, देन ओके, आगे आ जाइए, फिर से आगे आ जाओ। सर इधर लेकिन उन्होंने वो हम्म। हिंज का कहा है, तो हम वो स्ट्रिंग की क्यों ले रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स। अबे एक ही फोर्स लग रही है हिंज पे। हिंज पे सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, इसके अलावा कोई और फोर्स है ही नहीं। समझ रहे हो ना? अच्छा सर, जी। ओके। The spring obeys Hooke's law and has an elastic potential energy of 0.32. ओके, 0.32. Calculate the compression of the spring. कंप्रेशन निकालनी है। अच्छा, बाय द वे, वी हैव द फोर्स, ओके, वी हैव द एक्सटेंशन, हम लगा सकते हैं। क्या लगाने? फॉर्मूला क्या था? रिमेंबर द फॉर्मूला। क्या लगाना है सर? आई, ऐसा मत बोलो यार। ये याद है ये? ऐसा फॉर्मूला ओह, याद? अबे यार डराओ मत यार, परसों पेपर है हमारा। परसों? अच्छा, हाँ हाँ, मतलब थोड़ा एक दो दिन लगा लो ना आगे पीछे। एक दो दिन की अनसर्टेनिटी के साथ रख लो। अच्छा जी, ओके, सो 1/2 फोर्स इस पे लग रही थी स्प्रिंग पे, 8.2, ओके। 8.2, एंड एक्सटेंशन जो हैगी वो हम निकाल पाएंगे इससे। एंड 0.32 निकाल लो भाई। 0.64 डिवाइडेड बाई 8.2 न्यूटन, कितना आया भाई एक्स? 0.078। 0.078, परफेक्ट। चलो भाई। अच्छा जी, यहाँ से आगे किसी और को तंग करेंगे। यहाँ से आगे हसाम करा देगा, हसाम रीड कर लेगा बेटा। The string is cut so that the spring extends upwards. This causes the beam to rotate and launch the block into the air. The block reaches its maximum height and then falls back to the figure 2.2 shows part of the path of the block in the air shortly before it hits the horizontal. The block is at a height of 0.09 meter above the ground when it passes through point A. The block has a kinetic energy of 0.044 joules when it hits the ground at point B. Calculate the decrease in gravitational potential energy of the block for its movement from A to B. ओके, कैलकुलेट बोल रहा है, उसने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है एट पॉइंट बी, ओके फाइन। सारी की सारी तो नहीं कन्वर्ट हो रही होगी, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी और कुछ वर्टिकली डाउनवर्ड स्पीड होगी, सो यू कैन नॉट से कि भाई वो वही वाली, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? समझ पा रहे हो ना? एंड यहाँ पे मास 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 0.3 न्यूटन का वेट है, सही है। सो चेंज इन GPE इज इक्वल टू mg and then change in h, okay? So 0.3 into h is 0.09, कितना है? 3 9 से 27, 0.027, ऐसा आ रहा है। चलो जी sir. आगे आ जाओ। Use your answer in C1 and conservation of energy to determine the speed of the block at ब्लॉक एट ए, ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लाइक द टोटल एनर्जी
एट ए शुड बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट बी, ऐसे ही कहते हैं ना। और टोटल एनर्जी एट ए जो होगी वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होगी, राइट। सो ए पे जो है वो तुम्हारे पास, ए पे जो एनर्जी होगी वो तुम्हारे पास होगी काइनेटिक एनर्जी, राइट, प्लस जीपीई, राइट। और बी पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, क्योंकि वो ग्राउंड हिट करने लगा है, ओके। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें नहीं पता है, सही है, बट सर तुम्हें ए पता है। मैक्सिमम पोजीशन ही है हमारा ना। वैसे तो नहीं है, अगर होता भी तो भी उस पे काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है और हॉरिजॉन्टल स्पीड कुछ ना कुछ होगी, अगर वर्टिकल जीरो भी हो जाती तो, समझ रहे हैं ना। जी जी। सही हो गया। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा जी, काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसने कहा है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज 0.04, ओके, 0.044। एंड जस्ट सॉल्व कर लो इसको। सर एट ए जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड की वजह से, किसी वजह से? स्पीड की वजह से है। सिर्फ स्पीड की वजह से नहीं है, बल्कि हाइट भी तो है ना तो उस हाइट की वजह से भी है। सो 0.044 माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू सर सेवन हाँ जी, हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ना। दोनों होगी ना, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देख रहे हो ना भाई, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे हाइट की वजह से भी और मूवमेंट की वजह से भी है ना। है। सही है। अच्छा जी, टू और इंटू 9.81, ओके, डिवाइडेड बाय 0.3, 0.3 एंड इक्वल्स टू अंडर रूट। निकाल दो भाई, कितना आ रहा है। और सर अगर ये ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना होती तो फिर इधर रेजिस्टिव फोर्स भी लग रही होती, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस जीपी प्लस रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू नहीं काइनेटिक नहीं, एनर्जी। अबे शुरू में रेजिस्टिव फोर्स थोड़ी आती है, रेजिस्टिव फोर्स हमेशा आखिरी में ऐड होती है, ओके। सो रेजिस्टिव फोर्स जब भी ऐड करोगे टोटल फाइनल के अंदर ऐड करोगे, इनिशियल, ये इनिशियल वाला पॉइंट है ना, यहाँ से आप मोशन की स्टार्टिंग को देख रहे हो, राइट। सो इनिशियल पे कभी भी ऐड नहीं होती, फाइनल पे ऐड होती है, ओके। कितनी वैल्यू आ रही है भाई? 0.05। 1.05, सो 1.1 आ जाएगी। चलो परफेक्ट हो गया। अच्छा जी, अब जो है एक काम करते हैं कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नमाज का ब्रेक लेते हैं, सही है, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो, आज भाई रीड करने वाला है, हसाम है आसपास, जी जी। आज By रीड कर लो। reference to the force on the block, explain why the horizontal. By reference to the force on the block, explain why the horizontal component of the velocity of the block remains constant as it moves from A to B. हम्म, हाँ जी, ये आना चाहिए अब तुम्हें। सर इसका ये कह सकते हैं कि देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ओनली ऑन वर्टिकल कंपोनेंट वेट इज एक्टिंग। नहीं, थोड़ा सा और अच्छा करके बोलोगे। खैर, बताता हूँ। हसाम, क्या बोल रहे हो तुम? Sir, confused. हाँ, क्यों? सिंस नो resultant force acting in the horizontal direction, horizontal direction, okay. So the velocity should be constant. फिर इसमें ये भी देख सकते हैं, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हाँ जी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं मार्किंग की क्या कहती है। ग्रेविटेशनल या रिजल्टेंट फोर्स इज वर्टिकल, ओके फाइन। चलो ओके, आगे आ जाओ। सर ये हम्म। इस वाले सवाल में मैंने वो कह रहा हूँ इस वाले सवाल में मैंने वेट के बात की, वेट वर्टिकल। जो एक मैंने आपको सवाल भेजा था उसमें वेट लिखा था वो गलत था। फर्क क्या है? पर कोई भी नहीं है,
देखो उसने कहा हुआ है कि आपको बताना है कि बाय रेफरेंस टू द फोर्स ऑन द ब्लॉक, राइट। अब वो फोर्सेस जो कि ब्लॉक पे लग रही हैं, सही है। अब यहाँ पे जो फोर्स ब्लॉक पे लग रही है वो एक वेट है, सही है। या अगर आप उसका रिजल्टेंट बना दो, जो रिजल्टेंट एग्जैक्टली डाउनवर्ड है, राइट। रिजल्ट तो अब आप इस वजह से जो है ना यहाँ पे आ रहा है। जो दूसरा वाला क्वेश्चन था जो आपने भेजा था, आई थिंक उसके अंदर शायद उसने ये नहीं कहा हुआ था। एक सेकेंड। असम। नहीं, हम्म, पिक्चर नहीं भेजी मैंने, आपसे वॉइस में से ऐसे पूछा वैसे। था। अच्छा जी। तो उसके अंदर अगर तो उसमें भी डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में पूछा गया था, एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी, तो उससे आपको पता चल जाएगा, सही है। अगर तो जस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूछा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने फोर्स बता देनी है कि भाई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या नहीं है, राइट। बस ये बताना है, सिंपल सिंपल सा, सही है। इसको इतना ज्यादा कभी वो कंफ्यूज मत करो। एक्सेलरेशन पूछते हैं ना कि अगर एक्सीलरेशन पूछना है तो उसको भी फोर्स से ही रिलेट करोगे, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स की वजह से आ रही होती है। समझ रहे हो? चलो। वो कैसे लिखेंगे आप बता देंगे कि अगर एक्सेलरेशन। अगर तो आप एक्सीलरेशन, आप ये बोलोगे कि भाई रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, सही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से कोई एक्सीलरेशन नहीं है। ये एक्सीलरेशन जीरो है, सही है। ओके सर ठीक। या आप बोलोगे कि भाई वेट जो है वो वर्टिकल है, तो कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही है, तो एक्सीलरेशन जीरो है, राइट। चलो जी, आगे आ जाओ। The the block passes through point A at time t a and arrives at point B at time t b. On figure 2.3, sketch a graph to show the variation of the magnitude of the vertical component Vy of the velocity of the block with time t from t is equals to ta to t is equals to tb. Numerical values of Vy are not required. हाँ जी, क्या करोगे? सर आई इधर थिंक को ये 3 नंबर, एक ही नंबर का है। बोलो बोलो। सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ओके। और हॉरिजॉन्टली। ओरिजिन से, ये ओरिजिन से नहीं। नहीं नहीं, ओरिजिन से नहीं, सिर्फ स्पीड अच्छा, हॉरिजॉन्टल कह रहे हो तुम? कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना। जी। ऐसा ऐसा बोल रहे हो? जी। क्यों भाई, ये तो देखने नहीं सर में बनी। पता नहीं अगर सही है। नहीं, इंक्रीजिंग लाइन होगी। हाँ। द ओ कांस्टेंट ग्रेडियंट वाली। ओके। कांस्टेंट ग्रेडियंट से इंक्रीज में लाएंगे, ऐसे ही बना दूं? जी। किसी नहीं। वैल्यू से ऊपर से, हाँ, किसी ऊपर वैल्यू। ओ ये हुआ। ओके। सर अगर एक्सेलरेशन टाइम का होता है तो वो सही था। एक्सेलेरेशन टाइम में वो आप बना सकते थे वर्टिकल में, हाँ जी, वो बना सकते थे। ओ शिट, मैंने सर एक्सेलरेशन टाइम का बना रहा था, पता नहीं क्यों। हम्म। तो ये और किसी वैल्यू से ऊपर हम इसलिए करें क्योंकि वो ए पे भी रेस्ट पे नहीं हाँ, है ना वो। यस। अगर तो ए पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती ना, तो फिर आप वो उसको वैसा कर लेते, समझ रहे हो, जैसा आप बता रहे थे। यानी ए पे अगर मैक्सिमम हाइट होती, सॉरी, मैक्सिमम हाइट अगर होती, सही है। क्लियर हुआ? चलो जी, आ जाओ भी, टाइट क्वेश्चन आ गया, मूवी नहीं है, तुमने करवाना है। A block is pulled in a straight line along a rough horizontal surface by varying force X as shown in figure 3.1. Air resistance is negligible. Assume that the frictional force exerted on the block by the surface is constant and has a magnitude of 2 newtons. The variation with time t of the momentum of the block is shown in figure 3.2. ओके। मोमेंटम टाइम ग्राफ है भाई, ग्रेडियंट क्या बताएगा, एरिया क्या बताएगा? Gradient resultant force. ग्रेडियंट रिजल्टेंट फोर्स बताएगा, ओके, और एरिया? या कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बताएगा, सही हो गया। ये तुम्हारे पास हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या Directly रिजल्टेंट proportional. फोर्स, हाँ जी, रिजल्टेंट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी लगा जाओ। मोमेंटम, ओके। चलो आगे आ जाओ। Use figure 3.2 to determine for the block at time 2 seconds the magnitude of the resultant force on the block. ओके। वो ग्रेडियंट। ओके। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट, ओके। सो ग्रेडियंट तुम्हारे पास आ जाएगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 और 4 पे जा रहा है, ओके। 6 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 0 इज इक्वल्स टू
रिजल्टेंट फोर्स ओके 1.5। चलो आगे आ जाओ। The force X, द तो फोर्स एक्स। वो हम फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू रिजल्टेंट कर लें। ओके अब जो उसने कहा अज्यूम दैट द, यहाँ पे आपके पास जो है अज्यूम दैट द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक कितनी आ रही है, सही हो गया। तो यहाँ के पास आ गया 1 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 1.5। x minus 2 equals to 1.5। अबे ओए ये एवरेज फोर्स है। x-2 हाँ फिर सही है। सो x-2 इज इक्वल्स टू 1.5 ऐसा बोलो ना। जी जी रिजल्टेंट ऐसे ही। फोर्स इक्वल्स टू m है, गुड हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस 2 सो दैट गिव्स यू 3.5। सही हो गया। चलो आगे आ जाओ। On figure 3.3, sketch a graph to show the variation of force x with time t from 0 to 6 seconds। 0 to 6 सेकेंड्स ओके। अच्छा जी, बाय द वे जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे, सो यहाँ पे मोमेंटम हो गया कांस्टेंट, फोर्स हो जाएगी 0। सही है। सो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी तो एक्स का क्या, एक्स का मतलब होगा कि एक्स जो होगा फ्रॉम 4 to 6, जो एक्स होगा वो हमारे पास जाएगा। सो 4 to 6 सेकेंड जो होगा वो आपके पास जो फोर्स होगी, फोर्स एक्स दैट वुड बी 0। 0। क्यों भाई? एक्स जो है वो ये डिपेंड हो कर गया। रही है 1.5 और 2 पे, राइट। सो 2 हो जाएगी ना एक्स, राइट। देखो 0 तो ये चीज हो रही है ना, 0 तो ये चीज हो रही है, राइट। समझ पा रहे हो? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स के अंदर जो हमारे पास जो ग्रेडियंट था वो 0 बन रहा है ना, और ग्रेडियंट आपके पास जो है ना वो ग्राफ का ये चीज रेफर कर रहा है, सही है। सो ये तो आ जाएगा 2 पे, सही है। और फ्रॉम 0 to 4 आपके पास जो एक्स आ रहा है वो 3.5 आ रहा है, सही है। हाँ 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 हाँ, सो 3.5 से 0 तक ग्राफ जा रहा होगा मेरे ख्याल से। तुम लोगों को क्या लग रहा है? सर आप रिपीट कर देंगे, आपने वो तब क्या कहा था? 4 सेकंड तक वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कांस्टेंट ही है ना। हाँ जी, बता दो भाई। अच्छा जी। पर डायरेक्ट और जीरो पे गिर जाएगी। नहीं नहीं, 0 पे नहीं, 1 और 2 पे गिरेगी। ये ऐसा सर है। शुरू भी 0 से नहीं होगी ना। नहीं नहीं, देखो सीन ये है, सीन ये है कि आपको इस ग्राफ का ग्रेडियंट बनाना है, राइट। सो यहाँ पे तो ग्रेडियंट आ रहा है 0, यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है कांस्टेंट, राइट। अब देखो एक्स जो आपके पास है वो बेसिकली है 2, विच इज द फ्रिक्शन फोर्स प्लस द ग्रेडियंट प्लस द ग्राफ, ओके। ओके, अब देखो ग्राफ के दो पोर्शन है, राइट, ए फर्स्ट पोर्शन एंड सेकंड पोर्शन, ओके। सो फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो है, इन द फर्स्ट पोर्शन आपके पास जो ये चीज आ रही होगी दैट इज 3.5, ओके। सो जब आप ऐड करोगे सो एक्स इज 3 पॉइंट, सॉरी नॉट 3.5, 1.5, सॉरी 1.5, राइट। सो जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 3.5, ओके। किसके लिए? फ्रॉम द टाइम 0 to 4 सेकेंड, राइट। और कांस्टेंट होगी क्योंकि ग्रेडियंट आपको दिख रहा है कांस्टेंट है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद जब आपके पास सेकंड के लिए काम करो, सेकंड के लिए काम करो, तो सेकंड में आपके पास क्या होगा कि x इज बेसिकली इक्वल टू 2 प्लस जो ग्राफ है वो ग्राफ आ जाएगा, राइट। ग्राफ का ग्रेडियंट आप बेसिकली ले रहे हो, सही। सो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज 0, सो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, राइट। सो फ्रॉम 4 to 6 सेकंड वो आपके पास जो है ना जस्ट 2 ही रह जाएगी, राइट। सो 2 रिमेनिंग होगा वो आपने बना देना यहाँ पे। समझ पा रहा है भाई? यस इब्राहिम। सर वो 0 से 4 तक समझ आ गई है। सही है। 4 से 6 तक नहीं। देखो 4 से 6 तक जो ग्रेडियंट है वो आपको दिख रहा है 0 है, राइट, ऐसे ही दिख रहा है। जी जी। 4 से 6 का ग्रेडियंट 0 आ गया, सही है। अब आपके पास जो x है वो बेसिकली 2 प्लस जो ग्राफ का ग्रेडियंट है उसके बराबर है, राइट। सो ग्रेडियंट 0 है, सो x जो है वो जस्ट 2 के बराबर हो जाएगा। समझ लो आप, बस ये कॉन्सेप्ट है। चलो जी, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। अच्छा जी, ऐसा क्वेश्चन है। दो बंदे कर लेंगे ये क्वेश्चन तो, ये चलो एक ही बंदा कर लेगा। ओके जी, आ जाओ इब्राहिम, करवा दो जरा।
A beaker in air contains a liquid. The base of the beaker is contact with the liquid and has area A as shown in figure 4.1. The liquid has density and fills the beaker to a depth h. By using the definition of pressure and density, show that pressure equals rho g h, where P is the pressure due to the liquid that is exerted on the base of the beaker and g is the acceleration of free fall. तो सर हम इधर कर लेंगे pressure equals to force upon area. सॉरी, हाँ। फिर फोर्स इक्वल्स टू हम mg कर लेंगे. ओके, मास इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स अ, वॉल्यूम कर लोगे, राइट? जी एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया टाइम्स हाइट कर लोगे, राइट? और आपके सर पास ये जो है ना, हम्म, ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से कोई पुराने पास्ट पेपर में था 2012 आई थिंक. जी। सो मास जो है वो आपके पास कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं रिपीटेड कभी कभार ना। रो टाइम्स वी, या वी की जगह आपने रख दिया ए एच टाइम्स जी, ओके? ये आ गया वेट, इसको आप रिप्लेस कर दो। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो ए एच जी ओवर ए, सही है। सो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, ओके, प्रूव हो गया। आगे आ जाओ। Says why the equation A does not give the total pressure on the base of the beaker. uh, जनाब, hmm, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से. ओके, लेकिन अच्छा जी, चलो सही है। सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक, सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं समझ। ओके, देखो बेस है ना, अगर आप ये देखो, अगर आप ये बेस ऑफ द कंटेनर अज्यूम करो, सही है। सो अभी बेस ऑफ द कंटेनर पे जो है ना, लेट्स से अगर वो कंटेनर फुल ऑफ लिक्विड है, राइट? सही है। सो अब जब आपने इसकी बेस के लिए जब आप डेंसिटी निकाल लोगे, सो आप ये डेप्थ यूज कर रहे हो, राइट? आप इस लिक्विड की डेंसिटी यूज करोगे और आप इस लिक्विड की जो है ना मतलब अर्थ की ग्रेविटी यूज कर लोगे, राइट, प्रेशर निकालने के लिए, सही हो गया। सो वो आ जाएगा जो प्रेशर डेप्थ, जो प्रेशर जो है ना इसकी बेस पे एक्सर्ट हो रहा है, राइट, बाय द लिक्विड ओनली, राइट? बट क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो इसको पुश इन कर रहा होगा ना, लेकिन आपने वो तो लिया ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये केस है। समझ में जी आया सर, ऊपर और से क्या? वो उसकी फिक्स हम्म। वैल्यू क्या होती है? 1 लाख, 101 एक्सपोनेंट 3 या 1.01 एक्सपोनेंट 5। आज भाई आगे चल लो, आगे रीड कर लो। यस। Oh, sir, मैं म्यूट था, मैं रीड कर रहा था. सॉरी. Figure 4.2 shows the variation of total pressure inside the liquid with depth x below surface. Determine the density of the liquid. तो सर इधर प्रेशर अपॉन प्रेशर डिवाइड बाय हम x करेंगे और वो हमें देगा रो जी, और फिर हम ग्रेविटी को भी h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें डेंसिटी दे देगा. ओके, सो आप ये कह रहे हो कि भाई जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट हमारे पास बता रहा है प्रेशर ओवर द डेप्थ, ओके? प्रेशर ओवर द डेप्थ हमारे पास ये आ रहा है, सही है। सो हमने निकाल लिया, हमारे पास आ रहा है जो y की जो वैल्यू है, वो हम ले लेते हैं 9.66 एक्सपोनेंट 4 माइनस 9.60 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 8 एक्सपोनेंट -2, दैट्स इट। सही है। ये तुम्हारे पास आ जाएगा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट बराबर होगा, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू वो किसके बराबर होगा? जी, रो जी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सही हो गया। सो डेंसिटी निकालना है, सो जो भी आपका ग्रेडियंट आएगा, आपने उसको डिवाइडेड बाय 9.81 कर देना है। सही है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? कितना आंसर क्या आ रहा है, इसकी ऊपर वाली की वैल्यू क्या आ रही है? 7500। 7500 टोटल आंसर बता रही है ऊपर वाले का, न्यूमरेटर का?
न्यूमरेटर में 7500, ओके। 750 760 के आसपास बन जाएगा। 764 तो 760। 760, ओके। 760, फाइन। चलो जी, आगे आ जाओ भाई। सर एक सेकंड क्वेश्चन दिखा। जी जी। जी सर। चलो जी। कितना आ रहा है भाई? अबे रीड रीड करने वाला कहाँ गया? माइक बंद करके रीड कर रहा सर है बे। सर वो मैं हाँ A solar cylinder is held stretching by a wire so that the base of the cylinder is level with the surface of the liquid as shown in figure 4.3. The liquid has a length of 4 into 10 raised to minus 2 meter and a cross-section area of 3.7 into 10 raised to minus 4 meter square. The tension in the wire is 0.53 newtons. The cylinder is now lowered and then held stationary by the wire so that the top of the cylinder is level with the surface of the liquid. Calculate the new tension in the wire. इसने कहा हुआ है कि हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब है फोर्सेस तो क्या हिसाब किताब होगा यहाँ पे? Sir, upward forces equals to downward forces. सही हो गया। अच्छा जी, सरफेस क्या कोई? अपथ्रस्ट लगेगा। हाँ, क्या चीज? इधर अपथ्रस्ट की फोर्स होगी साथ। आप थ्रस्ट कैसे ला रहे हो? वो तो सबमर्ज ही नहीं है। नहीं, अच्छा सबमर्ज नहीं है। वो ऊपर बोल रहा है। उसने कहा कि द सिलेंडर इज लेवल विद द सरफेस, ओके, द सिलेंडर हैज दिस the cylinder is now lowered and then held station, अच्छा, okay, fine, is now lowered, okay, and then held stationary so that the top of the cylinder is level with the, okay, basically तुमने ना अब इसको यहाँ मूव कर दिया इधर आगे। सही, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ना अंदर जा चुका है। पूरा का पूरा ही अंदर जा चुका है, ओके। तो हाइट हम वही लेंगे ना फिर जो उन्होंने दी हुई, फोर जो एक्सपोनेंट नेगेटिव। 4x-2 परफेक्ट हो गया। अब बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? अब देखो, हेल्ड स्टेशनरी है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है, ओके। टेंशन अपवर्ड ही लग रही होगी, अब थ्रस्ट भी अपवर्ड लग रहा होगा, राइट? सो टेंशन प्लस अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, राइट? सो अब टेंशन आपने निकालनी है, वेट आपके पास है। वेट कितना आएगा? वेट दिख रहा है तुम लोगों को? 0.53। 0.53। और जो टेंशन नहीं है, स्टेशनरी है ना ऊपर भी। तो क्या हुआ? उधर उन्होंने बोला है ऊपर भी स्टेशनरी है, रिजल्ट स्टेशनरी बाय वायर। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? तुम उसको क्यों कह रहे हो कि होना चाहिए टेंशन वेट होनी चाहिए? क्योंकि तब कोई अब थ्रस्ट नहीं है तो फिर वेट और वो ही हो। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वेट शुड बी इक्वल टू टेंशन, ऐसा बोलो ना। जी। सही हो गया, सही हो गया। सो ये आ गई टेंशन। थोड़ी सी क्वेश्चन पूछता है, वो से बस करके देखो। बेटा वो थोड़ा सा ना मजबूर है अपनी आदत से, वो पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। सो सर ये नहीं समझ आई कि 0.53 क्यों है। देखो ना, जब उसने होल्ड किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है इसको बॉक्स को, तो जाहिर बात है अगर उसको होल्ड करे रखना है तो जितनी भी फोर्स डाउनवर्ड होगी जो कि वेट होने वाला है, उसी के एग्जैक्ट अमाउंट में फोर्स उसको अपवर्ड लगानी पड़ेगी, तभी वो होल्ड होगा। उससे कम लगाएगा तो नीचे चले जाएगा, ज्यादा लगाएगा तो ऊपर चले जाएगा, राइट? समझ रहे हो? जी। बस ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी। सो 0.53 माइनस रो आपके पास आ रहा है। अच्छा जी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड लोगे, सही है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉज पता नहीं क्या थी, 760 निकाली थी, सही है। सर रोजी एच आप ले रहे हो रोजी वी। रोजी भी। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, हाइट आ गया और क्रॉस सेक्शन एरिया इन्होंने कोई कहीं पे दिया हुआ था, ओके। तो ये निकाल दो भाई, कितना आता है? 0.419। 0.419 से 0.42, सही आ गया। समझ में आ रहा है भाई? सर वॉल्यूम आपने एरिया इंटू हाइट किया हाँ लेंथ। जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, हो गया तो आगे आ जाओ। अच्छा जी,
ये खंसा नहीं करवा रहा है, खंसा सर जिंदा ये बैठी हो। बोलो। एक चीज क्लियर कर दें, रो जी वी में रो हमेशा लिक्विड की डेंसिटी होती है। हाँ जी, लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम भी लिक्विड का। ओके। ठीक है सर। दोनों चीजें लिक्विड की होंगी। इस केस के अंदर ठीक है भी सर। हमने वॉल्यूम लिक्विड का लिया है, क्योंकि पूरा सबमर्ज है तो पूरा का पूरा वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अपने ही बराबर, राइट। इस वजह से अगर आधा लिक्विड, अगर आधा ब्लॉक सबमर्ज होता तो इसके जो भी वॉल्यूम आया था उसको डिवाइड बाई 2 कर लेते, राइट। जी सर समझ। चलो, आ जाओ भी। कंसर रीड कर लोगी प्लीज। An electromagnetic wave in a vacuum has a wavelength of 8.4 exponent negative 6. State the name of the principal region of the electromagnetic spectrum. याद तो नहीं होगा अल्लाह के फजल से। जी। इंफ्रारेड। ओके, एक्सपोनेंट -6 इंफ्रारेड, एक्सपोनेंट -2 यानी सेंटीमीटर माइक्रोवेव, एक्सपोनेंट अगर प्लस के अंदर है तो रेडियो वेव। ओके। विजिबल लाइट है तो विजिबल लाइट का तुम लोग को पता है कि भाई हमने याद किया था 710 से, और पीछे चले जाओगे तो आपके पास आ जाएगा 330 होता है बेसिकली। 330 तक हम जा रहे होते हैं, राइट। ये आपके पास जो है ना वायलेट, और ये आपके पास है रेड। और फिर उससे पहले अगर आप जाओगे, सही है, 1 एक्सपोनेंट 7, 1 एक्सपोनेंट -7। सही है, सो ये आपके पास आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट। सही है। अच्छा, यहाँ से अगर आगे जा रहे हो, सो 1 एक्सपोनेंट 6 यहाँ पे आ रहा है, 1 एक्सपोनेंट। अरे भाई। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्सपोनेंट -6। ओके। यहाँ के पास ये आ जाएगा इंफ्रारेड, राइट। अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड आ जाएगा, और इससे पीछे जाओगे अल्ट्रा वायलेट से गामा एक्सरे, और एक्सरे गामा रे, और इससे आगे जाओगे तो रेडियो माइक्रोवेव आ जाएगी। ओके, आगे आ जाओ। अच्छा, ये तो बेकार बेकार से क्वेश्चन है। बी इक्वल्स टू एफ लैम्डा इस्तेमाल करोगे 3 एक्सपोनेंट 8, क्योंकि जो है स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय, एंड 8.4 कितना आंसर आ रहा है। 3.5, 3.6 into 10 raised to power 13. 13। टेराहर्ट्ज टेराहर्ट्ज में निकालना है, डिवाइड बाय 12 कर दो। Terahertz है। सही है। 6 आ रहा है। डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट 12 कर दो। 6 कैसे आ रहा है, 3.6 आ रहा होगा बस। 56। सर 36, ओके। सर 36 क्लियर हो गया। 36. परफेक्ट है, आगे आ जाओ। An arrangement that uses double slit to demonstrate the interference of light from a laser is shown in figure 5.1. The light from the laser has a wavelength of 6.2 exponent negative 7 and is an incident normally on the slits. The separation of the two slits is A. The slits and screen are parallel and separated by a distance of 2.8. An interference pattern of bright fringes and dark fringes is formed on the screen. The distance on the screen across 8 bright fringes is 22 mm as illustrated in figure 5.2. ओके, फ्रिंज सेपरेशन कितनी होगी बाय द वे। Um, 22 22 divided डिवाइड by बाय 10. 8। ओके, वेरी गुड, हो गया। कोहेरेंट The क्या light होता था। waves emitting from अबे छोड़ छोड़ ना, the कोहेरेंट बता। constant phase difference. हम्म। Constant phase difference. बस। थोड़ा सा और भी तो जी बताओ। वेव्स बिल्कुल। विद, Between two waves. हाँ, या तो बिटवीन टू वेव बोलो, या फिर वेव्स, राइट। कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहाँ पे, समझ रहे हो आप। क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना डेफिनेशन में। सो वेव्स विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सेम फेज डिफरेंस होता है। क्या भाई। वेव विद द सेम फेज डिफरेंस। नहीं नहीं, वेवलेंथ के बारे में नहीं कहोगे आप। वेवलेंथ थोड़ी बोल रहा हूँ, अबे फेज क्या, डिफरेंस। मुझे आवाज नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है। फेज डिफरेंस। चलो जी, आगे आ जाइए। Clear the separation A of the slit. फॉर्मूला X is equals to pi. हाँ. सही हो गया। सो ए निकालना है, सो लैम्डा हमारे पास है 6.2 एक्सपोनेंट -7। सो 6.2 सर एक्सपोनेंट -7 जी भाई। वो x की वैल्यू के लिए हम डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट पॉइंट्स लेते हैं ना। हाँ जी। तो आपने फिर डायरेक्ट 22/8 क्यों किया। तो अब वो दे देगा ना दो ब्राइट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। मतलब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना होता कि 8 के क्रॉस 22 है तो 2 के क्रॉस कितना है। तो मेरी जान वही तो क्या है।
वो 2 के क्रॉस नहीं करना होता है, वो 1 के क्रॉस होगा। 2 के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है वो एक डिस्टेंस है ना। मतलब देखो, आप इस डिस्टेंस की बात कर रहे हो राइट, ये तो आप इस डिस्टेंस की बात करोगे, सही है। ये तो आप ये वाले डिस्टेंस, एक मिनट, ये तो आप जो है हम बेसिकली ये डिस्टेंस लेते हैं राइट, सॉरी। अगर आप सेंटर से ले लो, सही, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक कितना डिस्टेंस है राइट, यही ले रहे हो। अब देख लो इस जैसे कितने हैं। ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ये आ गया चौथा, ये आ गया पांचवा, ये आ गया छठा, ये आ गया सातवां, और ये आ गया आठवां। सही है, क्लियर हो गया। एनी जी सर प्रॉब्लम क्लियर। भाई? सही है ना। सो बेसिकली वो आपको दिख तो ज्यादा रहा है लेकिन वो वैसा है नहीं एक्चुअली में। समझ पा रहे हैं आप? जी सही सर। है, चलो। सो ओके, कर लो भाई, कितना आता है? 6.3 exponent -4. 6.3 एक्सपोनेंट -4, फाइन। अच्छा जी, चलो आगे आ जाओ भाई। Fringe P is the central bright fringe of the interference pattern in B. Fringe Q and fringe R are the nearest dark fringe and the nearest bright fringe respectively to the right of fringe P as shown in figure 5.2. Calculate the difference in the distances, the path difference from each slit to the center of fringe Q. एंड द फेज डिफरेंस, ओके, दो चीजें बोल रहे हैं, सही है। सो पाथ डिफरेंस निकालना है क्यू का, फेज डिफरेंस निकालना है आर का, ओके, सही हो गया। सो नहीं, सिर्फ path difference है। अबे नीचे वाले भी देख लीजिए ना यार, ये अच्छा। सही है, वो एक एक नंबर का, सही है। अच्छा जी, सो पी जो है वो सेंट्रल है, सही है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ओके। और क्यू उसके बाद वाला डार्क है और आर उसके बाद वाला ब्राइट है। क्या करेंगी? रट्टे वाली चीज है, लगा हुआ है रट्टा? नहीं ना। पी पे Half lambda? आए हैं, ओए होए तुक्का, ओके। पाथ डिफरेंस, वेरी गुड, आप कहते हो पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा का, ओके, लैम्डा बाय 2, ओके। लेकिन लैम्डा की वैल्यू रख के वहां पे आंसर देना होगा, राइट, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू उन्होंने मेंशन की हुई है यहाँ पे 6.2 एक्सपोनेंट -27, ओके। और फेज डिफरेंस आर पे कितना होगा फेज डिफरेंस? यस, 360 डिग्री। 360 डिग्रीज, गुड हो गया। और पाथ डिफरेंस? 1 लैम्डा का। 1 लैम्डा का अच्छा होगा। हाँ, picture हाँ ठीक ठीक। समझ में आया ना? जी। अगर लेट से कंसिडर, अगर लेट से मैं आपसे बोलूं कि भाई लेट से ये वाला पॉइंट है आर के बाद, ये है आर एस, एंड ये है पी आर एस टी, ये टी है, और ये है यू, लेट से यू यहाँ पे आ रहा है, सही है। सो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एस पे पाथ डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस बता सकती हूँ। फेज कितना होगा? डिफरेंस 2 लैम्डा। 2 लैम्डा? कैसे फेज डिफरेंस 2 लैम्डा का अबे फेज डिफरेंस ये पाथ डिफरेंस होता है कद्दू। ओह, लेवल का रट्टा लगाया, मतलब नाम याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन याद नहीं है लेकिन आंसर याद है ना। हैवी हैवी, ओके। अगर आपने कहा कि 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? यस, देखो 1 लैम्डा के अंदर 360 डिग्रीज आ रहा है, 2 लैम्डा के अंदर कितने आ जाएगा? 720 आ जाएगा। समझ पा रही हो? क्विक, यू पे बताओ, यू पे कितना होगा? जी जी जी। यू पे 3/2, नहीं नहीं सब। 1/2 यहाँ पे, 3/2 यहाँ पे, 5/2 यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 लैम्डा, राइट। हम्म। और फेज डिफरेंस लैम्डा को हटा के उसकी 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। क्लियर हो? जी सर। परफेक्ट, चलो। अच्छा जी, सो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो पाथ डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है λ/2 का, सही है। और हम कह देंगे 6.2 एक्सपोनेंट -9 -7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा?
3.1 एक्सपोनेंट -7, ओके। एंड फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्रीज का, ओके। चलो, फाइन, सही हो गया। आगे आ जाओ भाई। वजी जिंदा बैठा है, वजी। जी वजी, सर। जरा आ जाओ, रीड कर लो, ये क्वेश्चन करवा दो। A metal wire in a circuit has a length of 1.8 meter and a cross-sectional area of 1.5 to the 10 to the power minus 6. The total number of free electrons charge carriers in a wire is 2.3 into 10 to the power 23. There is a circuit in a wire. There is a current in a wire so that the charge of 172. So you see the charge कूलम, कूलम, यूनिट ऑफ coulomb द चार्ज। moves past a fixed point in a wire in a time of 2.5 unit of a charge. Okay. While in a time of 2.5 minutes, show that the number density of the electrons in a wire is 8.5 to 10 to the power 28. Okay. अच्छा जी, नंबर डेंसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर। सर द नंबर टोटल, डेंसिटी निकालनी है। हम्म, इन्होंने कहा है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द वायर इज दिस मच, ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दे दिया है, सही है। और ये आगे पास आ गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। एंड 1.6 एक्सपोनेंट -6, ओके। एंड देयर इज अ करंट इन द वायर सो दैट द चार्ज इतना है, सही है। क्या करें यार, लंबी कहानी बन रही है इससे। ये Q इज The इक्वल्स टू एन number से of, होगा। 172 का तो कोई काम नहीं हो रहा है इसके। the ये वाली number स्टेट of free electrons divided by volume ना, तो है, लेंथ दी हुई और एरिया दिया हुआ है। ऐसा कर ले, सही हो गया। सर एन ओवर वी से निकल आएगा ना ये। Show that the number density and wait एक मिनट, show that the number density of the electron n a l, ऐसा बोल लो। इससे मेरे नहीं यार, इससे निकलेगा। नंबर डेंसिटी, अच्छा, नंबर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। नंबर डेंसिटी का मतलब है आपके पास जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। नंबर डेंसिटी का मतलब ये है, नंबर डेंसिटी का मतलब ये है कि भाई टोटल इलेक्ट्रॉन, पर यूनिट वॉल्यूम। यस, divided by the volume, okay, per unit volume divided by the volume, okay। So total electron is given as 2.3 exponent 23, right, and divided by total volume is uh अच्छा जी, टू, लेंथ आपको दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ कर दो कि वॉल्यूम बन जाएगा। 1.5 एक्सपोनेंट -6 इंटू 1.8, हाउ मच? 8.5 exponent 28. ओके, 8.5 एक्सपोनेंट 28, ओके भाई, आगे आ जाओ भाई। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? सर वो एन ए वी। NAVE, ओके। चलो, करंट आपके पास आ जाएगा, चार से निकाल लोगे, सही है। 172 इंटू 2.5 इंटू 60 आ गया करंट, ओके। एन आपके पास है 8.5 एक्सपोनेंट 28, राइट। एरिया आपके पास है 1.5 एक्सपोनेंट 6, ओके। एंड देन स्पीड इज टू बी फाउंड, एंड देन ये आपके पास है 1.6 एक्सपोनेंट -19। चलो, और अच्छा जी, कॉपी पेस्ट से हर जगह काम चला लेते हैं। ये आ गया, कितना आ रहा है भाई? सर Q इक्वल्स टू IT होता है ना, Q इक्वल्स टू ID होता तो है। तो हम 170 डिवाइड बाई 25 इंटू 60 नहीं करेंगे?
अच्छा ऐसा करना चाहिए। 2.5 हाँ करना तो ऐसे ही चाहिए यार। ये तो बंद हो गया। फिर तो ये ऐसे भी तो निकल ही जाएगा। अबे वो है, उल्टा फॉर्मूला, गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो ना। Q इज इक्वल टू आई टी। ओके। सो Q आपके पास आ रहा है 172 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 60। कितना आता है ये? सर 1.146 तो 1.1 लेंगे। ओके। नहीं नहीं, यहाँ पे पूरा ले लो, यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करो। 1.146। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। 5.6 exponent negative 5. ओके, 5.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव 5. -5। सही आ रही है? सही आ रही है। चलो जी आ जाओ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सर से काम कराएगा। हाँ बोलो बोलो। ये पिछले पार्ट में इन दो में फर्क बता दें। टोटल, द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो क्यू की वैल्यू, नहीं क्यू नहीं सॉरी, ये जो एन की एन, वैल्यू हमने नीचे लिए। देखो एन जो जी होता है जी। ना वो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर होता है, राइट? कि अगर बहुत बड़ा सा, जैसे कि अगर ये ऊपर मैंने वायर बनाया ना, तो अगर इस वायर का लेट से मैं एक छोटा सा वॉल्यूम, एक छोटा सा पीस कंसिडर कर लूँ यहाँ से काट के एक, और मैं इसको कह रहा हूँ लेट से कि ये जो है ना एक यूनिट वॉल्यूम के बारे में बता रहे हो, ओके। सो इस यूनिट वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना कंडक्शन के लिए हेल्प कर रहे होंगे, दैट इज योर एन, ओके। और जो आपके पास जो आपके पास ये होता है ना, क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज, मतलब ये जो पूरी बॉडी है इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके पास कंडक्शन कर रहे हैं वो कितने, सही हो गया। सो अगर आपको नंबर डेंसिटी दिया हुआ है, सही, और आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करो दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अवेलेबल फॉर द कंडक्शन इन द स्ट्रक्चर, राइट? क्लियर हो रहा है ना? सर तो अगर जी, और मटेरियल नीचे सेम फिर है तो एन की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्या हुआ? अगर मटेरियल सेम है तो मटी हाँ जी हाँ जी, एन। मटेरियल डिपेंडेंट है एन। भले लंबा कर लो, छोटा कर लो, पतला मोटा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है हमेशा मटेरियल पे। अगर मटेरियल चेंज हो जाएगा तो फिर एन की वैल्यू चेंज होगी, अदरवाइज सेम रहेगी। अच्छा ओके। जी। ये सर एन में हम लोग वो यूज करते हैं ना, नंबर डेंसिटी। हाँ जी। ठीक है ठीक है। नीचे वाले में क्या मसला है भाई? नहीं, नीचे में कोई मसला नहीं। ओके, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। रीड कर लो बेटा, तुमने ही करना है शाम। A battery of EMF 9.6 volt and negligible internal resistance is connected in series with two fixed resistors and a thermistor as shown in figure 7.1. The fixed resistors have resistances of 3400 and 5800. The reading on the voltmeter in the circuit is 6 volts. Calculate the current in the resistor of resistance 5800 ohm. सर वो 9.6 9.6 माइनस 6 वोल्ट कर लेंगे तो आप म्यूट। यहाँ पे इसका मतलब आ जाएगा कि आपके पास जो होगा ये आ जाएगा 3.6, ऐसा ही ना? सही हो गया। V इक्वल्स टू आई आर लगा दो। 3 नंबर अगर दे रहा है, 2 नंबर भी दे रहा है, तब भी शो कर देना इसको, ओके। नाइन पॉइंट 0.2 सिक्स एक्स, माइनस सिक्स हाँ जी। 6.2 एक्सपोनेंट -4। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा 5800, और आप कह रहे हो 6.2 एक्सपोनेंट -2, ओके। नेगेटिव लेकिन 4। -4, ओके, गुड हो गया। आगे आ। Calculate the resistance of the thermistor. सीरीज सर्किट है तो ऑब्वियसली बात है, करंट सेम रहने वाला है, राइट? और तो वो ये बस। उसके अक्रॉस हमें वो पता है, पोटेंशियल हम्म, डिफरेंस पता है। सही है। तो वहां से ओके, एंड में सब्ट्रैक्ट भी करना सर होगा। हम इधर 3400 के क्रॉस हम निकाल लें वोल्टेज, नहीं नहीं, थर्टी और फोर फिर हंड्रेड बाकी। अबे नहीं निकाल रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे। पहले रेजिस्टेंस निकालो, बताओ रेजिस्टेंस क्या आ रही है। जैसा आप सोचो वैसे नहीं है, एक सेकंड बताता हूँ, पहले कैलकुलेशन करोगे बताऊंगा उसके बाद।
ये 6283 आ रही 6283, ओके। अच्छा, ये जो 6283 है, दिस इज बेसिकली, फाइनली। हाँ, दिस इज बेसिकली द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर, सही है, प्लस 3400 इज इक्वल टू 6283, राइट। अब आप उससे नहीं नहीं, सब्ट्रैक्ट 68 सब्ट्रैक्ट करके 6283 बता वो रहे ऊपर। ओके हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करके बता रहे हो देन वो इससे पहले वाला रिजल्ट भी बता दो भाई। सर ये वाला 154। बोलो बोलो बोलो। ये ऐसे सही है। मैंने ऐसे किया 6 = 6.2 x⁻⁻⁴ और ब्रैकेट में 3400 प्लस एक्स, फिर एक्स डायरेक्ट हाँ निकाल। सही है सही है सही है, वही कर रहा हम भी वही कर रहे हैं, बस आपने जल्दी कर लिया थोड़ा, सही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये आर की क्या वैल्यू आ रही थी बाय द वे? 15438। 15438, ओके। और फिर आपने इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लिया। पक्की बात है, ये मुझे गलत गलत सरल सा लग रहा है, क्यों आ रहा है इससे? 6.3, 6277 आ रहा 62, हाँ सही है, वो राउंड ऑफ हो जाएगा। सो RT and 6300, ओके। चलो आगे आ जाओ। The initial energy stored in the battery is 2.6 x.4 joules. Assume that the EMF of the battery is constant. Determine the final energy stored in the battery after a charge of 330 coulombs has moved through it. ओके, क्या फॉर्मूला भाई एनर्जी का? IVT. IBT, अच्छा ऐसा लगा रहे हो। इनिशियल एनर्जी इतनी दी हुई है, चार्ज उन्होंने दे दिया बाय द वे। सर ऊपर वाला आंसर क्या था आपका? 630, 6300। सर हम वैसे कर सकते हैं, ईएमएफ इक्वल्स टू वर्क डन ओवर चार्ज, उन्होंने कहा ईएमएफ कांस्टेंट है। हाँ यही करना पड़ेगा, यानी वोल्टेज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज, ये करना पड़ेगा। सही हो गया। एंड अच्छा जी, तो अब सर हमारे पास सब क्या चीज? ये सवाल भी समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है निकालने के लिए। देखो, उसने कहा कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इतनी है, सही है, तो उसने ये बात बता दी आपको, राइट। फिर जब करंट बैटरी के अंदर से फ्लो हुआ, तो जो भी करंट था आपके पास, हमने जो प्रीवियस पार्ट में निकाला 6.2 एक्सपोनेंट -4 था, जब वो करंट फ्लो हुआ तो जाहिर बात है उसको कोई ना कोई एनर्जी कंटेन कर रहा होगा, कैरी कर रहा होगा। और जब वो रेजिस्टर्स और थर्मिस्टर और ये वाले रेजिस्टर से पास होता हुआ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ लूज भी करेगा, राइट। सो लूज होने के बाद उन्होंने कहा डिटरमिन द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी आफ्टर द चार्ज ऑफ दिस इज मूव थ्रू इट, ओके। यानी जब इतना चार्ज मूव कर गया तो उसके बाद जो एनर्जी होगी उसके अंदर वो कितनी रही होगी, राइट। इनिशियल तो आपको गिवन है, फाइनल एनर्जी कितनी रही होगी बस आपने वो देखना है, ओके। ठीक है सर। सर इसका जो आंसर आएगा वो हम माइनस करेंगे टोटल से। टोटल, हाँ जी। अब देखो, वोल्टेज आपको दिया हुआ है 9.6, राइट। चार्ज आपके पास है 330, क्योंकि वो बैटरी की बात कर रहा है, बैटरी का आपको वोल्टेज दिया हुआ है 330, 9.6, राइट। 330 से मल्टीप्लाई करोगे, ई कितना आ गया? 3168। 3168, ओके। अब आपको पता है कि इनिशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो आपके पास थी 2.6 एक्सपोनेंट 4, ओके। एक्सपोनेंट 4 -3168, सही है। सो आपको पता चल जाएगा कितनी एनर्जी जो है वो लूज हो रही है। 23,000 फाइनल आंसर है राउंड करने के बाद। ओके, सही हो गया, ट्वेंटी थ्री सर थाउजेंड ये एक बार दोबारा अच्छा, कर एक देंगे और सेम चीज है। क्वेश्चन। ओके भाई, देखो सीन ये है कि इसके अंदर जो है उसने आपको बताया हुआ है कि आपके पास एनर्जी इनिशियली इतनी स्टोर है बैटरी के अंदर, सही है। अब हमने जो है ना एनर्जी का फॉर्मूला पहले लगा लिया, सही। एनर्जी, वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी ओवर चार्ज, राइट। वोल्टेज हमारे पास गिवन है 9.6, चार्ज जो हमारे पास पूरी बैटरी में से फ्लो हो रहा है वो हमारे पास है 330, राइट। सो हमने जब मल्टीप्लाई किया, सो हमें पता चल गया कि जो एनर्जी जो कि चार्ज कैरी कर रहा था, और जब जब वो चार्ज रेजिस्टर्स के थ्रू गुजरा होगा तो उसने ये एनर्जी लूज की होगी, राइट। दिस इज द एनर्जी लॉस्ट अक्रॉस द रेजिस्टर्स, ओके। क्लियर हो गया, जब वो उसमें से पास हुआ होगा, राइट।
एक्चुअल एनर्जी थी जी टू सर। पॉइंट सिक्स एक्सपोनेंट -4, इतनी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, राइट? तो रिमेनिंग जो भी एनर्जी होगी वो आपके पास ये वाली एनर्जी हो जाएगी, समझ पा रहे हो? चलो सर जी, फाइनल एनर्जी, ओके, तो आपने उससे माइनस बस कर माइनस कर दिया। देना क्योंकि इनिशियल तो उतनी थी, फाइनल हमारे पास चेंज हमारे पास आ गया था, फाइनल हमने निकाल ली। ओके। सही है, आ जाओ, ये आगे आ जाओ। The environmental conditions change causing an increase in the resistance of the thermistor. State whether there is a decrease, increase, or no change to the temperature of the thermistor. Decrease होगा, है। हम्म, resistance सर increase होगा थर्मिस्टर के thermistor. साथ ऑपोजिट होता है ना? हाँ जी, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। तो उधर decrease होगा, ओके, फिर current भी decrease होगा, resistance increase होगा. पक्की बात है। चलो, सर थर्मिस्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होती है। नहीं उल्टा होता है। देखो, दो टाइप के थर्मिस्टर होते हैं बाय द वे, हमारे पास जो हमारे सिलेबस में मेनली जो कर रहे होते हैं ना, उसके उसके अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है सो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही होती है। ओके, सही हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस The द थर्मिस्टर। हाँ जी, क्या होगा? current decrease हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज potential हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में पोपट। कल हमने देखा था कि इसमें ओम्स लॉ नहीं लगाना होता है, रिमेम्बर? ओम्स लॉ नहीं लगा सकते हो आप, ओके? इसको सर्किट से रिलेट करना पड़ेगा, करंट कम हो गया सर्किट के अंदर, राइट? अब जरा सोचो, जब करंट सर्किट के अंदर कम हो गया है तो इसका मतलब है कि जब वो स्मॉलर करंट यहाँ से पास होगा, सो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा ये कम हो जाएगा, ओके? 3.6 से इसकी कोई ना कोई वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? जब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? वोल्टमीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी चाहिए, ओके? इन्होंने क्या पूछा हुआ है? अक्रॉस द थर्मिस्टर, फाइन। अच्छा, बाय द वे, इन दोनों के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, राइट? सो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज है वो कम होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी कम होगा, राइट? और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। बच्चों प्लीज कुछ बोलो यार। जी. ओके, परफेक्ट है, सही है। सो ये जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? सो प्लीज इस तरह से जो है ना, अगर दो चीजें कम या ज्यादा हो रही हो देन डू नॉट यूज द ओम्स लॉ, वो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, वो आपको पूरे सर्किट से देखना पड़ेगा, ओके? सो अच्छा जी, सर आप अगर तो फिक्स रजिस्टर का पूछ रहे हैं फिर हम ओम्स लॉ से सोच फिर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अगर सोच सकते हो। ओके सर. अगर ओम्स डायोड, लॉ से हाँ, बोलो बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज ही होगी इधर, क्योंकि करंट डिक्रीज हो रही है हाँ ना। जी, हाँ जी, उसको सही है। सर वी लेकिन इक्वल्स टू आर में हाँ, बोलिए। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है ना? हाँ जी, ओके, तो रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट रखते हैं। यस, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ओम लॉ नहीं लग सकता, ओके? जी सर। सही है। अच्छा जी, तुम मे भी कह सकते हो कि भाई अगर ओम्स लॉ नहीं लग रहा है तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो करंट को डिक्रीज आपने कैसे कर दिया? तो ये कॉमन सेंस है, ओके? जहाँ पे जिस पाथ की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस पाथ पे करंट कम होगा, जिस नॉट अ ओम्स लॉ, ओके? इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लगा है, इन दो पार्ट में हमने ओम्स लॉ नहीं लगाया है, सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में हमने लगाया, राइट? तो जो ओम्स लॉ लगेगा वो थर्मिस्टर पे, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर पे, फिलामेंट लैंप पे, इन सब चीजों पे नहीं लगने वाला है, डायोड पे, इन सब चीजों पे नहीं लगने वाला है। फिलामेंट लैंप जो है वो ऑलवेज फिक्स रेजिस्टर पे लगेगा। और उसको समझने के बाद जो कंपोनेंट तुमने लगाया हुआ है ना, यानी फिक्स रेजिस्टर पे तुमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, वहां से तुमने देखना है कि जो दूसरा कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पे थर्मिस्टर लगाया है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट? क्लियर हो गया? चलो जी, आ जाओ। अच्छा जी, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन है? इब्राहिम कर लेगा तो प्लीज। An isolated stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle to form nucleus Y. Nucleus Y and nucleus Z are isotopes of the element. By comparing the number of protons in each nucleus, Taylor explained whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or the same as the charge of nucleus Z. ओके, अच्छा, यहाँ पे अगर लेट से ए बी ले लें, सो यहाँ पे 4 2 निकल रहा होगा, सो वाई के अंदर जो निकलेगा A -4 और B -2, राइट? ये निकल जाएगा।
उसके बाद उसने कहा न्यूक्लियस वाई एंड न्यूक्लियस जेड आर द आइसोटोप, राइट। सो जो जेड होने वाला है, जेड का जो प्रोटॉन नंबर होगा दैट विल बी B-2 ही होने वाला है, राइट। प्रोटॉन नंबर सेम होता है, न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई चीज डिफरेंट आ रही होगी, राइट। और यस, अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई? whether change of nucleus Z, nucleus X, whether the charge of the nucleus Y is less than, greater than or the same। चार्ज तो सेम रहेगा न्यूक्लियस Z पे क्योंकि आइसोटोप है, सेम चार्ज, ओके, एज दे आर आइसोटोप। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या चीज है? एज देयर आइसोटोप, सो प्रोटॉन नंबर सेम। अच्छा, न्यूक्लियस एक्स जो है वो उससे क्या होगा? ग्रेटर देन और सेम, अच्छा जनाब, जेड। और न्यूक्लियस एक्स का जो है वो दो ज्यादा होगा। आए, देखिए बाय emitting अल्फा पार्टिकल ना। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्स विल हैव टू मोर प्रोटॉन या चार्जेस देन जेड, देन वाई। सर ये वाला नहीं समझ आया, न्यूक्लियस एक्स। बेटा यहाँ से देखना, एक्स एक्स के पास ए है, वाई पे जब गया तो ऊपर से -4 हो गया। सही है, ओके ओके सही ओके। है। अब नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं सोचो, वेट वेट वेट, उसने कहा कि न्यूक्लियस एक्स को आप कंपेयर करो न्यूक्लियस वाई से, ओके। सो न्यूक्लियस एक्स का जो है वो जितने भी प्रोटॉन नंबर है न्यूक्लियस वाई में उसमें दो कम है। सही है, तो बस आप ये कह दोगे। सही हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाओ। Use the principle of conservation of momentum to explain why nucleus Y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus X. ओके, सर इधर हम कह सकते हैं initially it has no momentum because it's stationary। ओके, एंड सर आगे। आफ्टर द डिके अल्फा पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन, सर उन्होंने बताया कि इनिशियली वो स्टेशनरी। है ना? सही है। सो पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन, ओके। सो टू होल्ड द लॉ, ओके, the y should move in opposite direction to x in order to maintain the law of conservation, ओके। बस ये आगे, बस आगे। सही हो गया। चलो जी, ये कहानी हो गई हमारा। सर हम्म, इसमें मैं बस ये लिख सकता हूँ कि आफ्टर द डिके, आफ्टर अल्फा डिके इट हैज सम स्पीड एंड वेलोसिटी, और मुझे 2 मार्क मिल जाएंगे। नहीं है तो उसको कंजर्व भी तो कराओ। उसकी कोई डिके होगी, वेलोसिटी होगी, लेकिन वो वेलोसिटी क्यों होगी, उसकी कोई रीजन भी तो होगा ना, राइट। आप थोड़ा सा इनकम्प्लीट लिखोगे तो फंस जाओगे। सही है। एंड एक तो फिर आपको ये इसमें हम बात पहले करनी ये है, लिख सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर, तो उसका एक मोमेंटम मार्क मिल जाएगा। बिफोर इक्वल्स मोमेंटम बिफोर, नहीं देखो वो बता, वो लॉ नहीं बताना, उसने कहा यूज द प्रिंसिपल, ओके। यूज द प्रिंसिपल डजंट मीन कि यू हैव टू डिफाइन द प्रिंसिपल, ओके। यू जस्ट यूज इट इन द रियल लाइफ और रियल टाइम। सही है, कि यहाँ पे अब आप कहोगे कि इनिशियली ब्लॉक एक्स या न्यूक्लियस एक्स हैज अ जीरो मोमेंटम, राइट।
सही है. एंड आफ्टर द कोलिजन इट शुड बी जीरो, लाइक द मोमेंटम शुड बी जीरो. अल्फा पार्टिकल चूंकि मूव कर रहा है, सो इमिटिंग अल्फा पार्टिकल चूंकि मूव कर रहा है, सो वाई शुड आल्सो मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कीप द रिजल्टेंट मोमेंटम जीरो, राइट. सो बस आप ये कह दो. क्लियर हुआ? जी सर, Yes, clear. sir. ओके, परफेक्ट हो गया. चलो बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं. मार्च 23 कर लेना प्लीज. मार्च 23, 22. हाँ जी बोलो. सर मैंने पूछना है कल बोलो कल बोलो. से मतलब कितने पास पेपर करने चाहिए दिन में? अबे कल होने दो पहले. कल क्लास करेंगे, कल पूछेंगे, कल बताएंगे आपको. अभी चिल करो. सर सर भाई आप हम्म. आपको पेपर मैंने भेजा है, आप वो जरा देख के बता देना अबे व्हाट्सएप अभी, पे, हाँ या मैं फ्री। बताऊंगा. आज या कल मैं बता दूंगा. सर A2 की क्लास का क्या सीन है? उसका भी करते हैं रात में. यार देखो, असल में कल बच्चों का पेपर है स्टैट्स वालों का. सही है, तो देखते हैं क्या सीन है. उनकी रात में क्लास रखी हुई है, 11-12 बज जाएंगे उनकी क्लास में. सही है, तो ये है. सर इस सीन को तो बता दीजिएगा, मैंने मैसेज कर दिया. ओके, डन है, सही है, डन है. डन हो. ओके सर. लाफिज. चलो अ, लाफिज गाइस. आपको लाफिज, लाफिज.